देन व्हाट इज द, अगर सरचार्ज एक्ट करेगा ग्राउंड सरफेस तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, सरचार्ज की कंडीशन देखी थी। एक कंडीशन और देखी थी, जब कैपिलरी जोन एक्ट करेगा, किसी भी सॉइल मास में कैपिलरी जोन है तो कैपिलरी जोन के करस्पॉन्डिंग क्या आपकी वैल्यूज होंगी इफेक्टिव स्ट्रेस की, ये भी कैलकुलेट किया था। जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं हमने सब कुछ देख लिया था। और अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, सीपेज एनालिसिस पे। नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं और नेक्स्ट इज सीपेज एनालिसिस। रेडी है सीपेज एनालिसिस के लिए? रेडी है सीपेज एनालिसिस के लिए, बताइए। तो स्टार्ट करते हैं अपन सीपेज एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीपेज। व्हाट इज सीपेज? सीपेज क्या होता है? सीपेज इज अ प्रोसेस। सीपेज क्या है? प्रोसेस है। हाउ द वाटर इज फ्लो थ्रू द सॉइल मास इज नोन एज सीपेज, एंड सीपेज इज द प्रेशर। सीपेज क्या है? हमारा एक प्रेशर है, ये और एक प्रोसेस है। तो सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। सीपेज इज अ seepage is a flow of water under gravitational force, under gravitational force in a permeable medium, in a permeable medium। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम क्या बात कर रहे हैं? सीपेज एनालिसिस की। जो चैप्टर आपका था इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज एनालिसिस, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था, उसके हम सेकंड पार्ट पे आ चुके थे, सीपेज एनालिसिस आज ही से अपन आए हैं। उससे पहले हमने न्यूमेरिकल के कोरस्पॉन्डिंग देखे थे, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, और अपना इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर सरचार्ज का केस देखा था, कैपिलरी फ्रिंज वाला केस, कैपिलरी जोन वाला केस देखा था, और आपके वाटर टेबल के केसेस देखे थे। क्लियर हुआ? तब आते हैं अपन सीपेज एनालिसिस पे। सीपेज एनालिसिस में सबसे पहला वर्ड है सीपेज। व्हाट डू यू मीन बाय सीपेज? सीपेज क्या होता है? तो सीपेज लिखा है, सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ परमिएबल मीडियम। सीपेज होता है सर एक प्रोसेस है, जो वाटर जो फ्लो करता है, इस प्रोसेस को हम सीपेज कहते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको लिख सकते हो, सीपेज क्या है? इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर जो फ्लो करता है उसे हम कहते हैं सीपेज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सीपेज। क्लियर हुआ? और फ्लो ऑफ वाटर हमेशा कहाँ होगा? ये तो सभी को पता होगा सर, हाई हेड से लो हेड की तरफ। फ्लो ऑफ वाटर कहाँ पे होगा? हाई हेड टू लो हेड। से भी लिख दीजिएगा, फ्लो ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम, फ्लो ऑफ वाटर इज प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई हेड, हाई हेड टुवर्ड्स द लो हेड। हाई हेड से लो हेड की तरफ क्या होगा? हमारा वाटर फ्लो करेगा। इट विल फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। हाई हेड से लो हेड की तरफ वाटर क्या करता है? हमारा फ्लो करता है। हाई हेड से लो हेड की तरफ वाटर फ्लो करता है। नोट करिएगा सीपेज के बारे में। सीपेज नोट करिएगा, व्हाट इज सीपेज एंड हाउ द वाटर इज फ्लो फ्रॉम द सॉइल मास। नोट करके डन करिएगा, नोट करके डन करिएगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक पूछे जाते हैं, और कई सारी आपको थ्योरी भी इसमें पूछी जाती है। कई सारी आपको थ्योरी भी इसके अंदर पूछी जाती है। फ्लो नेट हुआ, अगर आपने पढ़ा हो फ्लो नेट हुआ, ठीक है, ये सब इसी के अंदर आता है। आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हुआ, फ्लो लाइन हुआ, ये सभी नोट हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा सीपेज प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म इज सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर, तो अब जो भी फ्लूइड मतलब जो लिक्विड है या फ्लूइड है, मतलब वाटर जो यहाँ पे है, वो जब फ्लो करता है थ्रू द सॉइल मास, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल इज नोन एज सीपेज प्रेशर। मतलब एक तरह से क्या हो गया? वाटर प्रेशर की तरह ही हो गया, उसे भी सीपेज प्रेशर कह सकते हैं। कि जब कोई भी फ्लूइड मतलब वाटर जब सॉइल मास से फ्लो करेगा, तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल सैंपल और द सॉइल मास इज नोन एज सीपेज प्रेशर। तो लिखिएगा सर,
यू आर नॉट ऑडिबल। ऐसा नहीं होगा दत्तेश। देखो, मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वॉइस, बाकी सभी को भी कोई इशू नहीं है। देखिएगा भाई, सभी एक बार चेक करो, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वॉइस आ रही है क्या? दत्तेश कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। यस सर, आ रही है ना? ऑडिबल, गुड, ओके, डन। सीपेज प्रेशर की बात करिए, व्हेन वाटर फ्लो थ्रू दी, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू दी, व्हेन वाटर फ्लो थ्रू दी saturated soil soil mass, it exerts pressure, mass, it soil mass, it exert the pressure over the, it exert, it exert exert the pressure over the solids, solids by the virtue of viscous force, viscous force, क्या बोल सकते हैं, viscous friction, by the virtue of viscous friction। डन हुआ, नोट करिएगा, बाय द वर्च्यू ऑफ विस्कस फ्रिक्शन। दत्ते से आ रही है आवाज, चेक कर लीजिएगा। इट इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर। जब एक सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर, जब एक सैचुरेटेड सॉइल मास में क्या होता है, जब हमारा वाटर जब फ्लो करेगा, जो फ्लूइड जब फ्लो करेगा, तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल मास, और दिस प्रेशर इज कॉज्ड बाय द वर्च्यू ऑफ विस्कस फ्रिक्शन के थ्रू। क्या करेगा, विस्कस फ्रिक्शन के थ्रू वो प्रेशर करेगा उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिसे हम सीपेज प्रेशर कहते हैं। क्लियर हुआ? तो सीपेज क्लियर हुआ एंड सीपेज प्रेशर, दो टर्म पढ़ी हमने। फर्स्ट वन इज द सीपेज, अनदर वन इज द सीपेज प्रेशर। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और डन करिएगा, है ना? नोट करके डन करिएगा। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं, देखिए सीपेज प्रेशर सर, फॉर्मूला क्या होगा अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है? तो हमें पता है पी एस इज रिप्रेजेंट द सीपेज प्रेशर। पी एस क्या है भाई? सीपेज प्रेशर है। होता क्या है, वाटर के थ्रू जो लग रहा है प्रेशर, वही हो गया एच इंटू गामा डब्ल्यू। भाई कितना हेड है वाटर का, और कितना आपका क्या है, यूनिट वेट है, हेड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब क्या कर रहे हैं, इस एच गामा डब्ल्यू को क्या कर रहे हैं, इस एच अपॉन में जेड इंटू गामा डब्ल्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया सर, डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वेशन रिमेन सेम। इसी को हमने क्या कर दिया, जेड सेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेम टर्म से। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि सर ये जो टर्म है ना, ये क्या बन गई, ये बन गई गामा डब्ल्यू। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, पढ़ चुके हैं अपन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, और जेड गामा डब्ल्यू, बताइए जेड गामा डब्ल्यू। प्रेशर का फॉर्मूला, सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या बच गया, बन गया आई जेड गामा डब्ल्यू। नोट करके रन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछिए। भाई किसी भी इक्वेशन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या होगा, इक्वेशन रिमेन सेम। ठीक है, इक्वेशन रिमेन्स सेम, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
हो गया नोट? अगर किसी को यहाँ डाउट है तो ये एच क्या है यहाँ लिख लो, हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस, या फिर बोल सकते हैं हेड कॉजिंग फ्लो। हेड लॉस लिख सकते हो, हेड कॉजिंग फ्लो लिख सकते हो, और जेड जो है ये डेप्थ है, डेप्थ है। क्लियर हुआ? और बताइए। नोट करके डन करिएगा। हो गया नोट? चलिएगा, कमेंट आने नहीं क्या आपके? क्या दिक्कत है? आइए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। हम सीपेज फोर्स की बात कर रहे हैं अब। सीपेज फोर्स की बात करेंगे अब। देखो, फोर्स की बात करें या प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कौन सा? सीपेज फोर्स। वी कैन राइट एफ एस इक्वल्स टू पी एस इंटू एरिया। ये लिख सकते हैं क्या? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें क्या चीज? पी एस इंटू एरिया। पी एस इज दी सीपेज प्रेशर। हमने पढ़ा है आई जेड गामा डब्ल्यू, पढ़ा था हमने, आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू एरिया। तो यहाँ पे एरिया इंटू डेप्थ, एरिया मीटर स्क्वायर, है ना? ये जो डेप्थ डेप्थ को ये मीटर में है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस एरिया इंटू जेड की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है सर? वॉल्यूम की। तो क्या लिख दें? आई वी गामा डब्ल्यू। देख सकते हैं आई वी गामा डब्ल्यू, बताओ। देख सकते हैं आई वी गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया आपका एफ एस, ये हो गया आपका एफ एस, सीपेज फोर्स। ये क्या हो गया? सीपेज फोर्स। नोट करके डन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछिएगा। भाई एरिया है और वहां पे डेप्थ है। एरिया, प्लान एरिया अगर मैं बात करूं कि ये एक आपका सॉइल मास है। ठीक है, इसको कुछ अपन अलग तरीके से देखते हैं, एक बार रुको। देखिएगा, तो ये हो गया इसका प्लान एरिया। तो ये हो गया आपका प्लान एरिया, कौन सा वाला? ये प्लान एरिया। ये हो गया एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर के अंदर। अगर मैं इसको जेड डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू जेड, डेप्थ किसमें है? मीटर के अंदर है। तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, और ये दिख भी तो रहा है, क्या बन जाएगा? पूरा वॉल्यूम बन जाएगा। ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों? बताओ। डन श्रेया? 10। चलिए अब आते हैं अपन, डायग्राम आप समझ पाए, विजुलाइज कर पाए कि किस तरह से अपन ने एरिया इंटू डेप्थ को क्या लिख दिया? सर एरिया इंटू डेप्थ का हमने वॉल्यूम लिख दिया, एरिया इंटू डेप्थ का हमने वॉल्यूम लिख दिया। यहाँ पे दिख रखा है ये प्लान एरिया, और यहाँ पे अपन डेप्थ कर दिया, तो क्या वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, क्विक सैंड फिनोमिना एंड क्विक सैंड कंडीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्विक सैंड, क्विक सैंड फिनोमिना बोल दीजिए, या बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन या क्विक सैंड फिनोमिना क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी,
तो उस कंडीशन में जो सॉइल है वाटर के साथ फ्लो करने लग जाएगी, इसे बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन, और इसे बोलते हैं बॉइलिंग कंडीशन। और इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन किस टाइप्स ऑफ सॉइल में दिखेगी? कोहेजनलेस सॉइल के अंदर। इसमें कोहेजनलेस सॉइल के अंदर इस टाइप की कंडीशन शो होगी। तो बड़ा बेसिक है कि क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है, किस टाइप ऑफ सॉइल में हमें विजुअलाइज होती है, तो लिखिएगा क्विक सैंड कंडीशन के बारे में। इफ द सीपेज प्रेशर इज सच दैट, क्या लिखिएगा? इफ द सीपेज pressure is such that it equals the submerged weight, it equals the submerged weight of the soil mass then effective stress sigma bar, ठीक है, effective stress at that location reduces to at location reduces to जीरो। मतलब उस कंडीशन में सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? जीरो। अंडर सच कंडीशन लिखिएगा, अंडर, इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट, या इसी के साथ लिखिएगा, अंडर सच कंडीशन अंडर सच कंडीशन सॉइल मास soil mass loses all its shear strength। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा सीपेज प्रेशर सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल मास के इक्वल हो जाएगा, तो उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिग्मा थ्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार की, नॉट सिग्मा, ये सिग्मा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर सिग्मा बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अंडर सच कंडीशन कोहेजन लेस सॉइल किसमें होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसमें होता है? कोहेजन लेस सॉइल मास के अंदर लूजेस ऑल इट्स शेयर स्ट्रेंथ। तो पूरी उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर? लूज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सिग्मा जो बार है वही जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगी? शेयर स्ट्रेंथ जो है आपकी लूज हो जाएगी। तो इतना लिखिए। और पॉइंट है इसके अंदर, जब शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू सारी लूज हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉइल मास है इट विल मूव्स along with the water in the upward direction। this is called the quicksand phenomena। वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाऊंगा, पहले इसको नोट करिए और कोई डाउट है तो बताइए। डन, वेरी गुड। देखिए, नाउ सॉइल मास हैज अ टेंडेंसी, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा कोहेजनलेस सॉइल के अंदर, और हमारी जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगी, तब होगा क्या? उसकी आगे की बात होती है। सर ये जब सारी पिक्चर हो गई तो उसके बाद क्या होगा? तो वो लिखिएगा, नाउ सॉइल मास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, नाउ सॉइल मास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, now the soil mass have tendency to flow, tendency to flow along with the water, along with the water in the upward direction, upward direction। और इसे ही क्या कहते हैं? बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिएगा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यही है आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ सैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ सैंड, इसे बॉइलिंग ऑफ सैंड भी कहते हैं। तो क्विक सैंड कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन बोल दीजिए, ये सभी एक ही बात है। इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, शीयर स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, और सॉइल जो है वो फ्लो कर जाएगी वाटर के साथ में इसे, और ये कोइजनलेस सॉइल में देखने को मिलेगी। एक और पॉइंट लिखिएगा कि क्विक सैंड इट्स नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, ठीक है, याद रखिएगा कि क्विक सैंड जो है ये कोई टाइप नहीं है सैंड का। अगर सैंड का टाइप होता तो हम कहाँ पढ़ते इसको, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, जब हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉइल जब हमने देखी थी वहां पे, एलिवियल, कोलिवियल, ग्लेशियल ड्रिफ्ट, टिल, लुकस्टाइन, लोएस, और ये सारी जब देखी थी तब हम देखते, क्या लिखिएगा कि इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज not a type of soil, it is a, it is a flow condition, but it is a flow condition occurs in, occurs in cohesionless soil। ये जो क्विक सैंड है, ये क्विक सैंड कोई टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये सैंड का टाइप नहीं है, एक तरह की क्या है, इट्स अ फ्लो कंडीशन, याद रखिएगा क्या है ये एक फ्लो कंडीशन है, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, या किस टाइप ऑफ सॉइल की, सर कोहेजनलेस सॉइल में ये देखने को मिलती है, नोट करिएगा। नोट करिएगा, वेरी गुड। चलिए, अब बात आती है क्विक सैंड कंडीशन, यही कंडीशन अगर हम डैम में देखें, यही कंडीशन हम अगर डैम में देखें, और डैम में इसे ही क्या कह देते हैं, पाइपिंग कह देते हैं, इसे ही क्या कह देते हैं, पाइपिंग कह देते हैं। देखिएगा किस तरह से, कि आपका डैम है, इस डैम के बेस में क्या हुआ कि कंटिन्यूस क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते करते इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे जो सॉइल मास थी उसका जीरो हो गया। तो सॉइल क्या करेगी, सॉइल अलोंग दी वाटर, ये वाटर के साथ फ्लो करने लग जाएगी, आपकी सॉइल वाटर के साथ फ्लो करने लग जाएगी, और एक ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, और जिससे इसकी जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी। तो पाइपिंग फेलियर हो जाता है। तो क्या होता है, पाइपिंग फेलियर, तो वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है ये पाइपिंग फेलियर, इसे क्या कहते हैं अपन, पाइपिंग फेलियर। तो सर ये क्विक सैंड कंडीशन या पाइपिंग फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए या इससे हमें बचने के लिए क्या करना होता है, जो क्रिटिकल, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, आई जो है, इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यदि हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम रहेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पाइपिंग फेलियर या क्विक सैंड कंडीशन को हम रोक सकते हैं। क्या, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो, लेस देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो। अब सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो पता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अभी मैं बता चुका हूं आपको जब परमेबिलिटी पढ़ा था। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब वो मैक्सिमम वैल्यूज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की जिसके बाद सॉइल की टेंडेंसी जो है वो फ्लो करने की हो जाती है, वो क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है अलोंग दी वाटर। तो वो मैक्सिमम वैल्यूज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, जैसे ही इससे आगे बढ़े, इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू हुई, तो ये पाइपिंग फेलियर देखने को मिल जाएगा, ये पाइपिंग फेलियर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, और पॉइंट क्या है वो लिखिए, टू प्रिवेंट क्विक सैंड और पाइपिंग फेलियर,
quicksand and piping failure, to avoid to prevent quicksand and piping failure, hydraulic gradient should be hydraulic gradient should be should be less than the less than the critical hydraulic gradient, less than the critical hydraulic gradient। तो इस प्रॉब्लम से हमें ओवरकम करना है, तो आई शुड बी लेस देन द आई सी टू प्रिवेंट द पाइपिंग और क्विक सैंड कंडीशन। यहाँ लिख रखा है कि कब अवॉइड कर पाएंगे, जब हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लेस देन हो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। डन हुआ। वेरी गुड। तो कब हम प्रिवेंट हो सकते हैं कि जब सब हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हो वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं, इससे प्रिवेंट हो सकते हैं इस कंडीशन से। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमें सर फॉर्मूला तो पता है, हमें फॉर्मूला पता है आईसी का और आई का भी। आई तो होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, और आईसी जो होता है वो होता है जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस सी। अब बात आती है कि सर वो फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो क्विक कंडीशन से डिराइव होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर, होता है कि नहीं होता, ये बताइएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या बात करें, कितना हो जाएगा, गामा डैश इंटू जेड हो जाएगा, गामा डैश इंटू जेड, ठीक है, गामा डैश इंटू जेड हो जाएगा। और ये पोर्टर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है सर, सीपेज प्रेशर होता है। तो हम देख चुके हैं कि नहीं देख चुके। डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि जो फ्लूइड है, जो वाटर है, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द सॉइल मास एंड दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज सीपेज प्रेशर। अरे इसी को तो हम क्या कहते हैं, पोर्टर प्रेशर कहते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं सर, पोर्टर प्रेशर कहते हैं। तो इसमें कंडीशन थी सर, ये कंडीशन क्या थी कि सिग्मा बार जो है वो जीरो होगा, कब, किस कंडीशन में सर, क्विक सैंड कंडीशन के अंदर। ये लिखा था हमने अभी। क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूसेस टू जीरो। अगर सर ये जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, पी एस, हम क्या करेंगे यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू गामा डैश इंटू जेड लिख सकते हैं। या फिर अगर और अगर आपको बात बताएं तो जीरो इज इक्वल टू गामा डैश जेड माइनस पी एस। और बात करें हमारे पी एस की, तो पी एस क्या होता है, सी पे प्रेशर, आई जेड गामा डब्ल्यू, जो अभी हमने पढ़ा है, आई जेड गामा डब्ल्यू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले तो ये बता दो। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना कि पीएस को हम क्या लिख सकते हैं, आई जेड गामा डब्ल्यू, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, आई वी गामा डब्ल्यू। तो अब क्या करें, दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब ये हो गया आई, ये हो गया आपका गामा डैश जेड इज इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू। तो जेड से जेड कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जो आई है, अब इस आई को मैं क्या लिख दूं, ये आई सी लिख दूं, इस आई को आई सी लिख दूं। क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, क्यों सर, जब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो कर दिया तब ये क्रिटिकल कंडीशन तो हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो गया सर, उस क्रिटिकल कंडीशन को बताएगा। जब तक नहीं करते तब तक तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता, पर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो कर दिया, मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई और वो वाटर के साथ फ्लो हो रही है सॉइल। तो यहाँ पे आईसी हो गया, वही आई को हम लिख दिया आईसी। तो आईसी इज इक्वल टू गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू। आईसी इज इक्वल टू
गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू। डन हुआ, गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू। अब देखिएगा यहां तक सभी को आया, पहले बताओ फिर आगे चलेंगे, डाउट है तो भी बताओ। बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? आराम से देखो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो डाउट, वेरी गुड, नोट कर लिया। अब आएंगे अपन नेक्स्ट पे, नोट भी कर लो, नोट भी कर लो फटाक से, है ना? नोट करके डन कर दो। नोट करके डन कर दो। तो ये क्या कहा हमने कि सर ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माने पोर्टर प्रेशर होता है, टोटल स्ट्रेस गामा डैश इंटू जेड माइनस सीपेज प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, आई जेड गामा डब्ल्यू। हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो कर दिया, मतलब ये जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या कहलाएगा सर, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाएगा। यहाँ से दोनों को, ये जीरो था इसको यहाँ भेजा, नेगेटिव साइन हट गया, जेड से जेड कैंसिल आउट, गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या हो गया, आईसी हो गया। अब आते हैं इसके आगे की कहानी, गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू है ना। तो आईसी का लास्ट फॉर्मूला क्या बना, गामा डैश अपॉन में गामा डब्ल्यू, और गामा डैश तो हमें पता है क्या होता है, गामा डैश तो हमें पता है क्या होता है सर, ये होता है सबमर्ज यूनिट वेट, जिसको अपने कैसे निकाला था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से क्या आया था, G-1, यही था क्या? हाँ, जी क्या था, एक मिनट होल्ड करिएगा। ये था आपका G-1, हाँ G-1 ही था, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + E था, ये निकाला था ना अपन ने, कहाँ से, गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू को माइनस किया था, तो ये फॉर्मूला निकल के आया था हमारा। बस इसको पुट कर दीजिएगा, गामा डैश क्या हो गया, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + E। ठीक है, ये ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये वैल्यू है गामा डैश की और ये गामा डब्ल्यू। अब यहाँ से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, एंड हियर आई सी इज इक्वल्स टू G-1 अपॉन में 1 + E। और ये फॉर्मूला कहाँ लिखा था, परमिएबिलिटी के अंदर लिखा था, इसका एक और फॉर्म भी तो लिखा था, G-1 इंटू 1 - n, ये भी तो लिखा था। ठीक है, याद आई चीजें, याद आ गई चीजें, बताओ कि कोई डाउट, चीजें याद आई? तो ये होता है इसका डेरिवेशन, और इस क्विक सेंड कंडीशन, सेंड कंडीशन से इसे डिराइव किया जाता है। नोट करके डन करिए, और कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई भी डाउट है किसी को तो बताइएगा। डन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो नेट। देखिएगा, फ्लो नेट, फ्लो नेट का मतलब क्या होता है, फ्लो नेट का मतलब है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लो नेट। अब फ्लो लाइन क्या होता है सर, फ्लो लाइन आर दोज लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, विच रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और अगर इसकी डायरेक्शन बात करें, वो क्या है सर, अलोंग द सीपेज, जिस डायरेक्शन में सीपेज होगा उस डायरेक्शन में ही क्या बनेगी, फ्लो लाइन बनेगी। फिर आता है इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब है वो लाइन जो सेम पोटेंशियल हेड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाएगी, उसे बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन। फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन कभी भी एक जगह से स्टार्ट या एक जगह पे खत्म नहीं होंगे, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन आर सेम। फ्लो लाइन ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। फ्लो लाइन है वो ऑर्थोगोनल होगी, मतलब राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री पे
कट करेगी इक्विपोटेंशियल लाइन को। आ गई बात समझ में? ये किस बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फ्लो नेट की। चलिएगा, हेडिंग डालिएगा फ्लो नेट। पहला थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, फिर अपन फ्लो नेट भी बना के दिखाएंगे आपको। पहला थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। लिखिएगा फ्लो नेट के अंदर, फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेट इज द graphical representation of, graphical representation of the head and direction of seepage, the head and direction of seepage, direction of seepage। सेकंड देखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, एंटायर पैटर्न ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, the entire the entire pattern of flow line and equipotential line, equipotential line, the entire pattern of flow line and equipotential line is referred as flow net, is referred as flow net। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो नेट। लिखिएगा, एक सी चीज बताइए कि फ्लो नेट जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हेड और डायरेक्शन ऑफ सीपेज का। हेड और डायरेक्शन ऑफ सीपेज, डायरेक्शन ऑफ सीपेज कौन बताता है? फ्लो लाइन बताती है। और हेड कौन बताता है? आपका इक्वेशन लाइन बताती है। तो यही लिखा नेक्स्ट में, द एंटायर पैटर्न ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्वेशन लाइन इज रेफर्ड एज फ्लो नेट। नोट करिएगा, ये एक बेसिक डेफिनेशन इसकी लिखाई है। अब हम आएंगे इसके डायग्राम पे, मतलब फ्लो नेट को शो करेंगे किस तरह से फ्लो नेट दिखती है, विजुअलाइज होती है। तो फ्लो मैप क्या है सर? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का। या फिर दूसरी चीज हमने क्या बोली है कि सर ये जो फ्लो नेट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हेड का और डायरेक्शन ऑफ फ्लो का। हेड कौन रिप्रेजेंट करता है? इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब सेम हेड को ज्वाइन करती है इक्विपोटेंशियल लाइन। डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है सर? फ्लो। फ्लो लाइन बनती है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के डायरेक्शन में बनती है, तो फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्लो और हेड और डायरेक्शन ऑफ सीपेज के बीच में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो नेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लो नेट कहते हैं। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड, हो गया। अपन कि सर ये जो फ्लो नेट है ये कैसा दिखता है? ये जो ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा दिखता है हमें? तो आइएगा, डैम है, क्या है हमारा? ये डैम है। इस डैम के बेस पे, इस डैम के बेस पे क्या होता है? फ्लो होता है। इसमें क्या होता है सर? ये फ्लो करता है। ये देखो ऐसे ये वाटर फ्लो कर रहा है। क्लियर हुआ? और जब ये वाटर फ्लो कर रहा है तो सर इसी के साथ साथ ये फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि उसी के साथ ये होती है इक्विपोटेंशियल लाइन। दीज आर दी
इक्विपोटेंशियल लाइन। तो यहां से हमारा वाटर फ्लो करता है इसके अंदर। ये जो है हमारा वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये दिख रहा है आपको। और ये फ्लो करता हुआ एंड से निकल जाता है और यहीं पे पाइपिंग बन जाती है। जब हमारा क्या हो, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा या आई की वैल्यू जो है वो आई सी से ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो आपकी लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड दी फ्लो लाइन। इसे हम कहते हैं फ्लो लाइन। और ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है आपको, ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो रिप्रेजेंट समझ में आया है कि क्या होता है ये आपका फ्लो नेट। दीज आर दी फ्लो लाइन। येलो वाली जो लाइन है ये फ्लो लाइन है, जिसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा। मतलब फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, ये फ्लो लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, सीपीएच के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है। और ये जो लाइन है, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन, मतलब सेम हेड को इक्वी पोटेंशियल, मतलब इक्वी मतलब इक्वल, सेम हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो ये येलो वाली लाइन जो है, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये आपकी फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बात आई समझ में? बताइएगा। अभी बहुत चीजें देखनी है, अभी बहुत चीजें देखनी है। इसी के अंदर अभी बहुत चीजें देखेंगे हम, फ्लो चैनल देखेंगे, फ्लो फील्ड देखेंगे, है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, जितना यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर लिखा है या समझा है उतना समझ में आया, तो अब अपन आते हैं इनकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, गुड। अब आते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। देखिएगा, पहली डेफिनेशन में किसकी लिख रहा हूं, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन, ठीक है। द लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द लाइन विच represent the direction of flow, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फ्लो लाइन। फिर आते हैं अपन सेकेंड, इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होती है सर? वो लाइन जो इक्वल हेड को ज्वाइन करती है उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो इसमें लिखिएगा, द इमेज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एन imaginary line joining the joining the same hydraulic head, सेम हाइड्रोलिक हेड। सर ये वो इमेजिनरी लाइन है जो सेम हाइड्रोलिक हेड को ज्वाइन करती है, इसे हम कह देते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। क्या कह देते हैं इसे? इक्वी पोटेंशियल लाइन कह देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा फ्लो लाइन और इक्वी पोटेंशियल लाइन के बारे में। नोट करिएगा और नोट करने के बाद डन करिएगा। फिर और चीजें हैं इसके अंदर जिसको हम डिस्कस करेंगे। और कई सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे।
वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है फ्लो चैनल। नेक्स्ट डेफिनेशन में बताने वाला हूं आपको, वो किसकी है? फ्लो चैनल। देखिएगा, फ्लो चैनल क्या होता है? ये जो हमने ये जो हमने पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के अंदर, ये जो हमने पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के अंदर ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, जो कौन के बीच का है या किसके बीच का है ये एरिया? तो ये एरिया जो है, ये हमारा है दो एडजेसेंट टू एडजेसेंट फ्लो लाइन के बीच का जो एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी फ्लो चैनल। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम फ्लो चैनल, जिसकी हम डेफिनेशन अभी लिखेंगे। फ्लो चैनल, इसे हम क्या कह देते हैं? दिस इज कॉल्ड दी फ्लो चैनल। मतलब द एरिया बाउंडेड बिटवीन द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन is known as flow channel. The area bounded between two adjacent flow line is known as flow channel. क्लियर हुआ? अब हम लिखते हैं इसके अंदर, देखिएगा, the area bounded between two adjacent flow line, the area two adjacent flow line is called flow channel. फ्लो चैनल, और फ्लो पाथ भी कहते हैं इसे, फ्लो पाथ भी कहते हैं। ठीक है? द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन के बीच का जो एरिया होता है, दिस इज नोन एज द फ्लो चैनल, और वी आर सेइंग दैट इट इज अ फ्लो पाथ। या तो फ्लो चैनल बोल दीजिए या फ्लो पाथ कह दीजिए। फोर्थ हम लिखेंगे फ्लो फील्ड। अभी आप लिखिएगा, वेट करो थोड़ा सा समझ लो। फ्लो फील्ड की बात कर रहे हैं, फ्लो फील्ड। आइएगा, इसकी बात करें फ्लो फील्ड की। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज दिस एरिया इज नोन एज, क्या होता है ये एरिया? दिस एरिया इज नोन एज फ्लो फील्ड। तो क्या बोलेंगे? द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन is termed as flow field, is termed as flow field। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्लो फील्ड। क्या कहते हैं इसे? फ्लो फील्ड। विजुलाइज कर पाए कि किसे हम फ्लो फील्ड कह रहे हैं, किसे हम फ्लो चैनल कह रहे हैं? तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखिए, फ्लो फील्ड के अंदर एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट area bounded between two adjacent equipotential line and flow line, equipotential line and flow line is called flow field। इसे ही हम क्या कहते हैं सर? फ्लो फील्ड कहते हैं। अब नोट करिएगा, अब अच्छे से नोट करिएगा, और नोट करने के बाद में डन करिएगा।
गुड। चलिए, अब आते हैं अपन कुछ नोट पे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए नोट में, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट origin and destination of flow line, origin and destination of flow line and equipotential equipotential line, flow line and equipotential line are not same, are not same। दोनों क्या है बोल रहे हैं, either it is a flow line और equipotential line, ये दोनों ही लाइन एक ही जगह से ना तो स्टार्ट होती है और नहीं एक ही जगह पे एंड होती है। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का आर नॉट सेम, सेम नहीं होता है। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब क्या होगा सर, ये 90 डिग्री पे कट करती है एक दूसरे को, कितने पे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। देखिएगा कैसे, ये डायग्राम देखिए, आइए इधर इस डायग्राम पे कि सर ये जो हमारी क्या है, ये जो फ्लो लाइन है ये यहाँ से आई और ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, इनके बीच में कैसा एंगल बनता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऑर्थोगोनल होती है दोनों एक दूसरे के, ठीक है, ये लिखिएगा। और एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, थर्ड पॉइंट भी लिख दीजिएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बाउंड्री, बाउंड्री कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करती है, नोट करिएगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन। नोट करके डन करिएगा। नोट हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं यूज ऑफ नेट पे, वेरी गुड। अरे सभी बाकी कहाँ गए, पल्लवी ठीक है, सतेश, स्नेहल, श्रेया, हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया हमारा फ्लो नेट। अब इसी की बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्लो नेट, क्या बोल देते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लो नेट, फ्लो नेट का क्या यूज है, किस किस पर्पस के लिए फ्लो नेट ड्रॉ की जाती है।
उसकी बात हो रही है। सबसे पहला पर्पस तो लिखिएगा, द फर्स्ट पर्पस इज टू कैलकुलेट सीपेज और डिस्चार्ज, टू कैलकुलेट सीपेज और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज या सीपेज को कैलकुलेट करने के लिए वी आर ड्रॉ द फ्लो नेट। नेक्स्ट लिखिएगा, अपलिफ्ट प्रेशर को मेजर करने के लिए। अपलिफ्ट प्रेशर कौन लगाएगा? वाटर जो लगाएगा, जो नीचे है, वो क्या करेगा? एक अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है। थर्ड, हाइड्रोलिक प्रेशर, या इसको बोल सकते हैं सीपेज प्रेशर। नेक्स्ट, सीपेज प्रेशर के लिए यूज की जाता है। और एक होता है लास्ट, एग्जिट ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए, एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है। तो कैलकुलेट सीपेज और डिस्चार्ज, नेक्स्ट अपलिफ्ट प्रेशर, नेक्स्ट सीपेज प्रेशर, एंड लास्ट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये चार यूजेस है हमारे फ्लो नेट के, ये चार यूजेस है हमारे फ्लो नेट के। और यहां से इन यूजेस पे आता है गेट में न्यूमेरिकल, गेट में आता है इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, याद रखिएगा क्या चीज, न्यूमेरिकल आता है। डन। अब इनके फॉर्मूले लिखेंगे हम। नोट करके डन करिएगा। किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? टू कैलकुलेट सीपेज और डिस्चार्ज, अपलिफ्ट प्रेशर, सीपेज प्रेशर, एंड एग्जिट ग्रेडियंट। न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखिएगा, सीपेज और डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का था। टू कैलकुलेट सीपेज और डिस्चार्ज, इस पे गेट में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सीपेज एंड डिस्चार्ज। Q इज इक्वल टू के एच एन एफ अपॉन में एन डी। Q इज इक्वल टू के एच एन एफ अपॉन में एन डी। ये है फॉर्मूला। के जो है, ये के क्या है बेटा? यहाँ पे के क्या है आपका? ये अंडर रूट परमिएबिलिटी है। अगर दो डायरेक्शन में दे रखी तो अंडर रूट के एक्स के वाई निकालते हैं, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। एच की अगर बात की जाए, एच की अगर बात की जाए तो ये क्या है? हेड कॉजिंग फ्लो, या हेड लॉस कह सकते हैं। एन एफ की, ठीक है, एन एफ की बात की जाए तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। एन डी, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। इस एन एफ अपॉन में एनडी को ही क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन में गिवन है एन एफ अपॉन में एनडी की वैल्यू, तो उसे क्या कहते हैं? शेप फैक्टर। अगर शेप फैक्टर गिवन हो तो डायरेक्टली क्या कर देंगे? उसको पुट कर दीजिएगा, शेप फैक्टर। एन एफ अपॉन में एनडी इज टर्म्ड एज शेप फैक्टर, उसे हम कहते हैं शेप फैक्टर। क्लियर हुआ? तो इस पे आता है आपका न्यूमेरिकल, इस पे आता है हमारा न्यूमेरिकल, के एच एन एफ अपॉन एनडी, एफ अपॉन एनडी। नोट करके डन करिएगा। गुड।
अब आते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। एक वर्ड और नया दिखा, एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जिट ग्रेडियंट पे। एग्जिट ग्रेडियंट आई ई, वो आई सी था क्रिटिकल, आई था कौन सा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब ये एग्जिट ग्रेडियंट है, नाम ही समझ में आ रहा है, जो डाउन स्ट्रीम साइड पे एग्जिट पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होगा उसे ही हम कहेंगे एग्जिट ग्रेडियंट। तो क्या लिखिएगा, इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट दी, इट इज द हाइड्रोलिक gradient at the downstream side, it is the hydraulic gradient at the downstream side, the downstream end of flow line, of flow line। तो फ्लो लाइन के डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम एंड पे जो ग्रेडियंट होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ये होता है आईसी। आईसी का फॉर्मूला की अगर बात करें तो एच अपॉन में एन डी इंटू एल, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और कौन सा, एग्जिट पे, तो आई ई। एच अपॉन में एन डी इंटू एल, ये है हेड लॉस, ये है लेंथ, और ये एन डी क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। एन डी क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। वेरी गुड, हो गया नोट। अब देखिएगा, एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को भी क्या करना होता है, अरे एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को भी रिड्यूस, कम करना होता है। नहीं तो ज्यादा अगर एग्जिट ग्रेडियंट हो गया, ज्यादा अगर एग्जिट ग्रेडियंट हो गया तो फेलियर कंडीशन हो जाएगी भाई, वापिस क्या हो जाएगा, फेलियर कंडीशन हो जाएगी। तो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेडेड फिल्टर या शीट पाइल या कट ऑफ वॉल प्रोवाइड की जाती है, कहां पे, एट दी डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ दी स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा इसके अंदर, टू reduce the value of, reduce the value of, क्या बेटा, to reduce the value of, what kind of value, to reduce the value of exit gradient, exit gradient, reduce the value of exit gradient, cut off wall, cut off wall slash sheet pile wall, wall, or graded filter, graded filter is provided, graded filter is provided। क्या करना होता है कि सर अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो प्रोवाइडेड कहां पे, एट द डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड मतलब ये डैम है, और ये डैम का दिस इज द अप स्ट्रीम साइड एंड दिस इज द डाउन स्ट्रीम साइड। इस डाउन स्ट्रीम साइड पे हम कट ऑफ वॉल बनाते हैं, ये कट ऑफ वॉल हो गई है ना। और एक दूसरे स्ट्रक्चर में अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हम क्या देते हैं, ग्रेडेड फिल्टर लगा देते हैं। ये हो गया ग्रेडेड फिल्टर, और ये हो गया कट ऑफ वॉल या शीट पाइल वॉल। क्लियर हुआ, कट ऑफ वॉल या शीट पाइल वॉल। तो अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो डाउन स्ट्रीम साइड पे आइदर वी आर कंस्ट्रक्ट शीट पाइल वॉल और कट ऑफ वॉल और डिग्रेडेड फिल्टर, और डिग्रेडेड फिल्टर ये प्रोवाइड करते हैं हम, और डिग्रेडेड फिल्टर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू को
ठीक है, ये आपकी कट ऑफ फॉल। देखो, इसको और थोड़ा सा देख लो कि सर कैसे एग्जिट ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देती है। जब वाटर यहाँ से आया, जब वाटर यहाँ से आया तो उसका पाथ को क्या कर देगी, उसके पाथ को यहाँ से क्या करेगा, उस पाइपिंग होगी उसके अंदर, तो पाइपिंग हो रही है तो इस पाथ को इंटरप्ट कर रही है। ये पाथ ऑफ फ्लोइंग वाटर इसको इंटरप्ट करेगी तो ये पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा, और जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेटल हो जाएंगे नीचे उस चक्कर में। तो ये क्या कर देगा, ये रोक देगा एग्जिट ग्रेडियंट को। ग्रेडेड फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से जब वाटर फ्लो करेगा, पाइपिंग कंडीशन होगी, या जब सेडिमेंट्स को साथ में लेके जाएगा, सेडिमेंट्स ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि एक फिल्टर है जो केवल वाटर को अलाउ करेगा, यहाँ से वाटर ही क्या होगा, बाहर आ पाएगा, बट सॉइल का पार्टिकल्स बाहर नहीं आएंगे। अगर सॉइल के पार्टिकल्स बाहर नहीं आए तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया सर, ये स्टेबल हो गया, इसके स्ट्रेंथ पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। और इसके अंदर ये पाथ को ही क्या कर देगा लॉन्गर, तो लॉन्गर दी पाथ ऑफ ट्रेवल, तो उतना ही सेडिमेंट्स क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पर आ जाएंगे, और वाटर अगर जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा। बात बताओ। तो इस तरह से या इस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, स्पेसिफिकेशन के ऊपर आते हैं। स्पेसिफिकेशंस, इस पे क्वेश्चन आया था आपकी बार। स्पेसिफिकेशंस देखिएगा आप बड़े ध्यान से, स्पेसिफिकेशंस आप देखिएगा बड़े ध्यान से। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये फिल्टर मटेरियल और फिल्टर के पार्टिकल्स का रेशो होता है। क्या होता है स्पेसिफिकेशन, जो हम ग्रेडेड फिल्टर यूज कर रहे हैं, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसकी है ग्रेडेड फिल्टर की स्पेसिफिकेशन, जो फिल्टर हम यूज करेंगे तो मटेरियल और जो फिल्टर है उसके पार्टिकल्स के बीच का रेशो कितना होना चाहिए। क्लियर बात, तो लिखिएगा D15 ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाय D85 ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल। पहला, D15 ऑफ filter divided by D85 of protective protective material is less than 4। इसका रेशियो कितना होना चाहिए, लेस देन 5। ठीक है, तो D15 और D85, D15 और D85 का मीनिंग क्या है कि D15 सर वो साइज है जिससे 50% पार्टिकल फाइनर है उस पर्टिकुलर साइज से। D85 वो साइज है जिससे क्या 85% पार्टिकल फाइनल है उस साइज से। आ गई बात समझ में? सेकंड देखिएगा, सेकंड फिल्टर का स्पेसिफिकेशन किसके हैं, ये स्पेसिफिकेशन ग्रेडेड फिल्टर के। ग्रेडेड फिल्टर के कोई स्पेसिफिकेशंस है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस, D15 डिवाइडेड बाय D15। D15 किसका, फिल्टर का, और ये किसका, प्रोटेक्टिव मटेरियल का। ठीक है, कितना, 4 से ज्यादा होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 20, बट लेस देन 20। वो 15/85 था, ये 15/15 का रेशो है। अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड की बात करें, अगर हम बात करें थर्ड की, D50 डिवाइडेड बाय D50 ऑफ फिल्टर, ये भी फिल्टर है, और D50 ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल इज लेस देन 25। ये तीन स्पेसिफिकेशंस है फिल्टर और फिल्टर मटेरियल की। D15/D85, D15/D15 और D50/D50। फिल्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल, फिल्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल, फिल्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल। 5 से कम, 4 से 20 और 25 से लेस देन।
हो गया नोट, वेरी गुड। अब आते हैं फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन क्या है? इट इज अ टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है। फेरेटिक लाइन क्या है? इट इज अ टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, जिससे अबव द प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक और बिलो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, फेरेटिक लाइन क्या है सर? टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, जिससे ऊपर का प्रेशर कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक, और बिलो कैसा प्रेशर होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। फेरेटिक लाइन जो है वो 0.3 एल डिस्टेंस से बनती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0.3 एल डिस्टेंस से बनना स्टार्ट होती है। और नेक्स्ट जो फेरेटिक लाइन है, ये शेप कैसा होता है? बेस पैराबोला का शेप होता है, मतलब पैराबोलिक शेप का होती है फेरेटिक लाइन। बात समझ में आई? चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग इज THRE, फेरेटिक लाइन। इसको डायग्राम से समझिए, पहले तो डायग्राम से समझिए। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे वाटर लेवल। ये क्या है हमारा? वाटर लेवल, ये डैम है और ये वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिक लाइन बननी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये पहली फर्टिक लाइन बनी, ये फिर ये फिर ये फर्टिक लाइन बन रही है। ये जो फर्टिक लाइन बनती है, ये बनना कहाँ से स्टार्ट होती है? ये डिस्टेंस है अपनी कितनी, यहां से प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस है अपनी कितनी? एल। और ये स्टार्ट होती है कहाँ से? यहां से स्टार्ट हो रही है ये, मतलब इस डिस्टेंस से स्टार्ट हो रही है, इस डिस्टेंस से। और ये डिस्टेंस कितनी है? 0.3 एल है। ये कितनी है? 0.3 एल है। यहाँ पे लगा होता है हमारा क्या चीज? ये ग्रेडेड फिल्टर है। यहाँ पे क्या लगा है हमारा? ग्रेडेड फिल्टर है। तो ये हमारी फेरेटिक लाइन, दिस इज कॉल्ड द फेरेटिक लाइन। टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट फ्लो लाइन कहते हैं इसे। इट इज नोन एज फेरेटिक लाइन। कहां से स्टार्ट हो रही है? ये जीरो पॉइंट कितना सर? ये 0.3 एल डिस्टेंस से स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ? 0.3 एल डिस्टेंस से स्टार्ट होती है। दिस इज दी अप स्ट्रीम साइड एंड दिस इज दी डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम, तो ये है फेरेटिक लाइन। अब इसके बारे में लिखेंगे। पहला थोड़ा सा हमने बेसिक देखा इसका, ये नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आते हैं इसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। द व्हाट इज फेरेटिक लाइन एंड व्हाट इज द प्रेशर बिहाइंड, ये सब चीजें। नोट करके डन करिएगा, नोट करके फास्ट डन करिएगा। लिखिए आप इसके बारे में, लिखिएगा। द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन इज कॉल्ड फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन और फेरेटिक लाइन को ही और क्या कहते हैं? और इट इज कॉल्ड सीपेज लाइन। इसे ही हम कहते हैं सीपेज लाइन। फेरेटिक लाइन भी कहते हैं और सीपेज लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंदर, soil mass above ferritic line is
soil mass above the phreatic line is soil mass above the phreatic line is completely saturated. soil mass above क्या below होगा, soil mass below होगा ना, saturated below the phreatic line is completely saturated whereas, ठीक है, saturated whereas whereas above the phreatic line is either in capillary either in either in capillary or partially saturated और partially saturated। क्या कह रहे हैं कि जो फ्लो लाइन, ये जो आपका फेरेटिक लाइन है, फेरेटिक लाइन के नीचे सॉइल मास कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी, और फेरेटिक लाइन से अबव सॉइल मास कैसी होगी, अगर कैपिलरी जोन में होगी या पार्शियली सैचुरेटेड होगी, अगर कैपिलरी जोन में होगी या क्या होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी। नोट करके डन करिएगा। वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि तो फेरेटिक लाइन के जो अबव प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है, और बिलो जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, बिलो जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो ये भी कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि तो फेरेटिक लाइन, द प्रेशर अबव फेरेटिक लाइन इज एटमॉस्फेरिक, प्रेशर above the ferritic line is atmospheric. The pressure above the ferritic line is atmospheric, and below is and below it is हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब पॉजिटिव प्रेशर होगा, वाटर लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन follows the path of base parabola। ठीक है, फेरेटिक लाइन फॉलोज द पाथ ऑफ बेस पैराबोला, मतलब क्या बात कर रहा है, शेप की। कैसा कैसा शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है। कैसा शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है। नेक्स्ट लिखिएगा फेरेटिक लाइन स्टार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, फेरेटिक लाइन स्टार्ट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 0.3 L। 0.3 L डिस्टेंस से क्या होती है, फेरेटिक लाइन स्टार्ट होती है। ड्रॉ करना जो स्टार्ट करते हैं वो देखा हमने, 0.3 L कौन सा था, जहां से उसे हम ड्रॉ कर रहे थे। क्लियर हुआ, नोट करिएगा। करिएगा और नोट करने के बाद में डन करिए। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सीपेज एनालिसिस का, वो डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं न्यू चैप्टर पे।
डन, वेरी गुड। अब आते हैं फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सॉइल सेक्शन। नेक्स्ट है आपका फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनस फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सॉइल सेक्शन। मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होगी, इट मीन्स एक तो हो गई क्ले और एक हो गई आपकी सिल्ट, या कोई भी अगर क्ले भी हो गई तो वेराइटी ऑफ क्ले है, वेराइटी ऑफ सॉइल है जिसकी परमिएबिलिटी अलग है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या करती है सर, वेरी कर रही है। उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सॉइल सेक्शन। जब नॉन होमोजीनियस सॉइल सेक्शन होगा उसके जब जो अपन फ्लो कराएंगे तो परमिएबिलिटी की रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारा। तो क्या कह रहे हैं, डायग्राम देखिएगा ताकि समझ में आएगा। ये इंटरफेस है या इंटरफेरेंस कहते हैं कि यहाँ पे एक सॉइल मास है और यहाँ पे एक दूसरी सॉइल मास है। दो अलग अलग सॉइल मास है, सॉइल 1 है, ये सॉइल 2 है। दोनों सॉइल अलग अलग है तो परमिएबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे K1 होगी तो यहाँ पे K2 होगी, क्योंकि बोला है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सर एक ही प्रॉपर्टी हो सारी डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या हो सर, सेम हो। तो ये होमोजीनियस, पर ये नॉन होमोजीनियस, दोनों अलग अलग सॉइल है। ये सॉइल मास 1 है और ये सॉइल मास सेकंड है, ये सॉइल मास सेकंड है। ये जो पिंक जो लाइन बना रखी है ये इंटरफेस को बता रहा है कि यहाँ से सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब इससे पहले सॉइल अलग है और इसके बाद सॉइल कैसी है, अलग है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई हमारी सॉइल 1, ये हो गई हमारी सॉइल 2, ये हो गई और ये सॉइल 2। यहां से यहां से क्या किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, इस परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है सर, ये अल्फा 1 है। तो सॉइल 1 बना रही है इस इंटरफेस के साथ, इस इंटरफेस के साथ। क्लियर हुआ? और यहीं से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ये जो एंगल है ये अल्फा 2 है, ये सॉइल सेकंड बना रही है, ये सॉइल सेकंड बना रही है, ये सॉइल फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ इस इंटरफेस के ऊपर। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो K1/K2 परमिएबिलिटी K1/K2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1, 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा 2, 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नोट करिएगा और फिर एक दो बात इसके बारे में लिखेंगे। इस पे क्वेश्चन कई बार आया था, जब नॉन होमोजीनियस, जब क्या हो, नॉन होमोजीनियस सेक्शन हो तब की बात आ रही है। नॉन होमोजीनियस सेक्शन हो मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल हो, तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमें परम्यूबिलिटी निकालनी हो एक सॉइल की विद रिस्पेक्ट टू द अनदर सॉइल, हम कैसे निकालेंगे, K1/K2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा 2। यहाँ पे क्या लिखिएगा, वेरी गुड, हो गया नोट। चलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसके नीचे एक चीज तो लिखिए, if there is a change in soil condition, if there is a change in soil condition, if there is change in soil condition, the flow line are deflected, the the flow line are deflected। कौन सी फ्लो लाइन, ये जो डायग्राम हमने बनाया था इसके अंदर ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड दी फ्लो लाइन, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, फ्लो लाइन कह रहे हैं। ये क्या है, फ्लो लाइन है, ये भी क्या है, फ्लो लाइन है। ये क्या है हमारी
फ्लो लाइन है। ये फ्लो लाइन क्या कर रही है, इंटरफेस पे क्या कर रही है सर, डिफ्लेक्ट कर रही है। जब दो नॉन होमोजीनियस सॉइल सेक्शन होंगे, जब दो अलग अलग सॉइल सेक्शन होंगे, यहाँ पे ये बात यही लिख रहे हैं कि देयर इज अ चेंज इन सॉइल कंडीशन, द फ्लो लाइन आर डिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस, एट द एट द इंटरफेस। और इंटरफेस वर्ड जो यहाँ पे लिखा है वो किसको शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड दी इंटरफेस। इंटरफेस ये है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस के ऊपर ये जो फ्लो लाइन है ये डिफ्लेक्ट कर रही है। रीजन क्या है, क्योंकि सर नॉन होमोजेनियस सॉइल कंडीशन है। तो ये बात क्या बोला, इफ देयर इज अ चेंज इन सॉइल कंडीशन द फ्लो लाइन आर डिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस of soil with varying permeability, with varying permeability। कौन सी varying permeability, एक K1 है और दूसरी क्या है, K2 है। K1 एंड K2, ठीक है। एक स्टेटमेंट सा मान लो, इसको समझने का तरीका मान लो। नोट करके डन करिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 ओवर हुआ है। चैप्टर नंबर 6 हमारा ओवर हुआ है, कॉम्पैक्शन मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इन सीपेज एनालिसिस। अब हम आएंगे नेक्स्ट और न्यू चैप्टर के ऊपर, और वो है कॉम्पैक्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 विच इज नोन एज कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। यूनिट नंबर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल मास, या कॉम्पैक्शन लिख दीजिएगा। देखो ये कॉम्पैक्शन बोले और एक वर्ड होता है कंसोलिडेशन, दो अलग अलग चैप्टर हैं। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दो अलग अलग चैप्टर है। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन किसके पार्ट हैं, बोथ आर द पार्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। किसके पार्ट है, कंप्रेसिबिलिटी के। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। सीधी सी बात करें तो क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल मास by the application of external forces। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास के वॉल्यूम में डिक्रीज करना, इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये दो टाइप से की जा सकती है। तो कंप्रेसिबिलिटी आर ऑफ डन बाय टू टाइप्स। कंप्रेसिबिलिटी आर डन बाय टू टाइप्स। ये जो कंप्रेसिबिलिटी करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं, ये दो तरह से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉम्पैक्शन, जो अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी हेडिंग लिखिए, कॉम्पैक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन, बाय द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन। तो क्या बोला कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिक्रीज करना बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है। और ये कंप्रेसिबिलिटी जो होती है दो तरह से अचीव की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज द कॉम्पैक्शन बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन बाय द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन। द कंसोलिडेशन जो है वो चैप्टर नंबर 8 होगा। कॉम्पैक्शन पढ़ रहे हैं जो चैप्टर नंबर 7 है। ये किसके पार्ट है, कंप्रेसिबिलिटी के पार्ट है। ये किसके पार्ट है, कंप्रेसिबिलिटी के पार्ट है।
नोट हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मतलब आते हैं कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि सर ये जो वर्ड लिखा है हमने, ये जो टॉपिक लिखा है, चैप्टर का नेम लिखा है कॉम्पैक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉम्पैक्शन का मीनिंग सर ये तो हो गया डिक्रीज इन वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। बट बाय द एक्सपल्जन और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड ऑफ द सॉइल मास, कि वॉल्यूम का डिक्रीज होना, बट किस तरह से, कि ओनली एयर का एक्सपल आउट या एयर का रिमूव होना, कहां से? वॉइड ऑफ द सॉइल मास से, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पैक्शन कहते हैं। बात क्लियर हुई? डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर फ्रॉम द voids ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज कॉम्पैक्शन। और जो कॉम्पैक्शन है, ये कैसा है? इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। कैसा है? इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। इधर अपन ने लोड लगाया, इधर हमने उससे कॉम्पैक्ट किया और तुरंत उसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तुरंत वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो लिखिएगा, कॉम्पैक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। पहला वर्ड क्या है कि कॉम्पैक्शन जो है, कॉम्पैक्शन is an instantaneous instantaneous phenomena। इंस्टेंटेनियस है, तुरंत होने वाला फिनोमिना है भाई। कैसा है? तुरंत होने वाला फिनोमिना है, इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। दूसरा देखिएगा, इन पार्शली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल, किसमें होगा? अब पूरी डेफिनेशन लिखिएगा, इन पार्शियली सैचुरेटेड और इन ड्राई सॉइल। यही क्यों लिखा? अरे बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ एयर, अभी लिखने वाले हैं, पहले लिख लेते हैं। इन पार्शियली सैचुरेट और इन ड्राई सॉइल बाय विच डेंसिटी इज इंक्रीजेस, बाय विच डेंसिटी इज इंक्रीजेस by the density increases by the expulsion of expulsion or removal of pore air from the voids of a soil mass। डन। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हमने डेफिनेशन, और डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कॉम्पैक्शन जो है एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन किसको कह सकते हैं। और ये किसमें होगा? पार्शियली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल के अंदर होगा। पार्शियली क्यों? क्योंकि सर पार्शियली का मतलब होता है कि अगर 100 वॉइड है तो 100 में से लेट अस सपोज के 70 वॉइड में वाटर है, पर 30 वॉइड के अंदर क्या है सर? एयर है। 30 वॉइड के अंदर क्या है? एयर है। तो मतलब हम क्या कह देंगे? हम ये कह देंगे कि पार्शली होगी तो मतलब एयर होगा कुछ पोर्शन, और ड्राई है तो सर उसमें तो कंप्लीटली एयर है। बाय विच डेंसिटीज इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीज होगी बाय द एक्सपल्जन बोले या रिमूवल बोले, जनरली एक्सपल्जन वर्ड यूज लेते हैं वाटर के लिए। इसका मीनिंग होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ पोर एयर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास। किसी भी सॉइल मास में जो वॉइड्स प्रेजेंट है और उस वॉइड्स के अंदर एयर है, उस एयर को रिमूव करना, द रिमूवल ऑफ एयर इज नोन एज कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन में सर वॉल्यूम डिक्रीज होता है किसके द्वारा? रिमूवल ऑफ द पोर एयर। पोर एयर को रिमूव करना है फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास। और ये किस में होगा? पार्शियली सैचुरेटेड और ड्राई में ही होगा, क्योंकि अगर बात करें सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में तो सारे के सारे वॉइड्स क्या हैं सर? इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, और वाटर का एक्सपल्जन को नहीं कहते कॉम्पैक्शन, तो कहते हैं एयर के एक्सपल्जन या एयर के रिमूवल को। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं अपन ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट कर्व। अब हम आते हैं इसके कर्व पे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट
कर्व, जिसे क्या कहते हैं, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व। मॉइस्चर डेंसिटी कर्व, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व कहते हैं, याद रखिएगा। ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट कर्व को ही क्या कहते हैं, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व। और हम यहाँ पे दो कर्व देखेंगे, एक सैंड के लिए और दूसरा क्ले के लिए। एक सैंड के लिए और दूसरा क्ले के लिए। तो सबसे पहला जो कर्व अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं किसके लिए, सैंड के लिए। वो हम देख लेते हैं किसके लिए, सैंड के लिए। ये एक्सिस जो है ये ड्राई डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रॉडी, रॉडी ड्राई डेंसिटी है। रॉडी क्या है भाई, ड्राई डेंसिटी है। और यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट है। कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है ड्राई डेंसिटी। तो पहला कर्व जो डिस्कस कर रहे हैं ये किसका है, फॉर सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल, और स्पेशली किसका, सैंड का कर्व है, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व। सैंड में क्या होगा कि सर, सैंड में जो साइज है वॉइड्स के वो बिगर है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। साइज है जो वॉइड, जो है वॉइड्स के, वो बिगर है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। तो यहाँ का जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। कैसा बनता है, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है इस तरह से कर्व बनता है। अब इस कर्व के अंदर क्या हो रहा है वो आप वेरिएशन को देखिएगा। सबसे पहले, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पे वो पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शो कर रहा है इस पूरे कर्व के अंदर। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को कौन शो कर रहा है, या कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, सर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ये पॉइंट शो कर रहा है। भाई इसी के तो करस्पॉन्डिंग क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। पीक इसके अंदर कौन सा, सर पीक यही पॉइंट है। तो ये गामा डी क्या हो गया, मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शो कर रहा है, वो पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। क्लियर हुआ, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शो कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट है। कौन सा, ये वाला पॉइंट है। इस मैक्सिमम डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग, इस मैक्सिमम डेंसिटी करस्पॉन्डिंग, अरे क्या है, कोई वाटर कंटेंट है यहाँ पे। ये पॉइंट, ये पॉइंट की अगर बात करें तो ये किसको शो कर रहा है, ये पॉइंट, ये गामा डी मिनिमम को शो कर रहा है। यही तो हुआ भाई, ये तो मैक्सिमम हुआ इस पूरे कर्व का और ये मिनिमम हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं सॉइल मास के अंदर, जैसे जैसे वाटर कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हैं सॉइल मास के अंदर, क्या चेंजेस दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है, बट एक पॉइंट पे आके डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मिनिमम होती है और अगेन इंक्रीज होती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है। फर्दर वाटर और ऐड करेंगे अगेन डिक्रीजेस। मतलब कहने की बात यह है कि अगर सैंड की बात करें, अभी हम सैंड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वाटर कंटेंट को हम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे सैंड के अंदर, तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे आके मिनिमम होगी, अगेन बढ़ेगी, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पॉइंट आएगा, फिर अगेन डिक्रीज आएगी। मतलब वाटर कंटेंट के ऐड करने पे ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है और अगेन इट विल डिग्रेड, वापस अगेन इट विल फॉल डाउन। क्लियर हुआ, ये मिनिमम ड्राई डेंसिटी है। अब ऐसा क्या हुआ कि सर मिनिमम ड्राई डेंसिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है आपका। अब इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिनिमम ड्राई डेंसिटी जो होती है कितने परसेंट पे हो रही है, ये 4 to 6% पे हो रही है। 4 से 6% किसका, 4 से 6% है किसका, वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट जब 4 से 6% के बीच में होगा तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी मिनिमम होगी। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। क्लियर हुआ, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। बताओ, क्लियर हुआ आप सभी को। इस पॉइंट को
जब मॉइस्चर कंटेंट कितना है सर 4 to 6% के बीच में, तो बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, सॉइल मास के वॉल्यूम में इंक्रीज होना। बल्किंग वर्ड क्या है? बल्किंग का मतलब है इंक्रीज इन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल मास एट 4 to 6% ऑफ वाटर कंटेंट। कितने पे होता है? 4 to 6% ऑफ वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। मैक्सिमम बल्किंग जो होती है, मैक्सिमम बल्किंग एट 5% वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम बल्किंग जब होती है तो वाटर कंटेंट कितना हो, तो वाटर कंटेंट हमारा 5% हो। 5% वाटर कंटेंट पे, 5% वाटर कंटेंट पे हमें देखने को मिलती है क्या सर? मैक्सिमम, मैक्सिमम बल्किंग देखने को मिलती है। और बल्किंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है। और किस पे? 4 to 6% ये रेंज है वाटर की, मतलब स्मॉल वाटर कंटेंट में बल्किंग शो होगी, मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज शो होगा। अब ऐसा क्या हुआ सर, ये बल्किंग हुआ तभी तो ये कर्व नीचे आया, क्योंकि डेंसिटी का बड़ा देखिएगा इसमें रोल है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। आपने क्या कहा सर, इस पॉइंट पे बल्किंग हुई है, इस पॉइंट में बल्किंग मतलब वॉल्यूम के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। रिलेशनशिप समझ पाए कि सर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे वही वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी देखो फॉल करेगी ना, तो नीचे देखो फॉल कर रही है, इसलिए तो यहाँ पे मिनिमम हुई है। ये बल्किंग होती है। ये कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। किसमें होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल में होती है। तभी तो हम किसमें पढ़ रहे हैं इसको? सैंड में पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम कितने परसेंट पे होती है? 5% पे होती है। वॉल्यूम बढ़ा, बल्किंग का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई तो इस ग्राफ में देखो शो हो गया कि डेंसिटी कहाँ है सर? ये मिनिमम है। किस पे? इस वाटर कंटेंट के ऊपर। तो ये पूरा रीजन बता दिया कि व्हाई द कर्व विल फॉल डाउन। ये कर्व फॉल क्यों कर रहा है, उसका रीजन ये है कि सर वहां पे बल्किंग हो रही है। बल्किंग का मैंने मीनिंग लिखा रखा है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने को कहते हैं बल्किंग। और इस बल्किंग की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। और डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो उस पॉइंट में देखो मिनिमम डेंसिटी दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? गामा डी मिनिमम शो हो रहा है। तो ये कर्व जो है ये किसका है? डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट कर्व, इसको बोलते हैं मॉइस्चर डेंसिटी कर्व ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल और सैंड का कर्व है। मैक्सिमम बल्किंग कितने पे होगी ये भी याद रखिएगा, 5 मॉइस्चर कंटेंट पे होती है। इट इज मैक्सिमम एट 5% मॉइस्चर कंटेंट पे होती है। नोट करके लिखते हैं। तो डाउट है तो पूछ लेना, डाउट है तो पूछ लेना। तो ये पहला हमने मॉइस्चर डेंसिटी कर्व बनाया है और किसका? सैंड का बनाया है। और बल्किंग भी याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है सर कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। बल्किंग मैक्सिमम किस में दिखेंगी? कोर्स ग्रेन सॉइल में दिखती है। तो यहाँ पे अपन ने एक वर्ड समझा है बल्किंग। और जो नेक्स्ट डायग्राम है, जो नेक्स्ट कर्व है मॉइस्चर डेंसिटी कर्व है, उसमें हम देखेंगे आपका एक वर्ड जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाला। नोट हो गया सभी का ना?
फॉर क्ले, क्ले की बात करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल, और फाइन ग्रेन सॉइल में भी कौन सा, क्ले की बात कर रहे हैं सर, इसकी बात कर रहे हैं क्ले की। अगेन कर्व बनाना है हमें, इसके बीच में ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट के बीच में। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इस कर्व की, तो कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है और ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये कर्व किसका है, ये क्ले का कर्व है। देखिएगा अब इस कर्व में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट पे आके यहाँ पे भी पीक दिख रहा है, बिल्कुल सर, वो पीक कहाँ पे दिख रहा है, वो पीक यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमें पीक दिख रहा है, इस पॉइंट पे पीक दिख रहा है और इस पॉइंट पे पीक दिख रहा है। तो इस ग्राफ का टॉप मोस्ट पीक पॉइंट कौन सा है सर, यही है। वो तो एक लाइन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस क्ले के ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट यही है, तो मतलब इस पे जो डेंसिटी होगी ये गामा डी मैक्स होगी ना, इसे बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। इस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट होगा, उस वाटर कंटेंट को ही कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी, या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। इस लाइन का क्या नाम है, यह है जीरो एयर वॉइड लाइन है, जीरो एयर वॉइड लाइन है। बड़े जीरो एयर वॉइड लाइन का मीनिंग क्या है, जीरो एयर वॉइड लाइन पे हम मानते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, और हम मानते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, सेचुरेटेड। तभी तो बोला जीरो एयर वॉइड, अरे वॉइड्स के अंदर एयर क्या होगी सर, जीरो, मतलब सेचुरेशन होगा, सेचुरेटेड होगी इस कंडीशन पे सॉइल, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% सेचुरेशन होगा, 100% सेचुरेशन होगा। और सॉइल कैसी होगी, सैचुरेटेड स्टेट होगी, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 1। इस पे लाइन पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये याद ही रख लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वहां से हमने देखा एक वर्ड बल्क, बल्किंग देखा, और यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो लिखिएगा ओ एम सी इज कॉल्ड दी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कंटेंट, इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। देखो ड्रॉ करिएगा, और ड्रॉ करने का कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो डन करिएगा। ये किसका ग्राफ है, ये क्ले का ग्राफ है, ये क्ले का ग्राफ है, ठीक है। नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में डन करिएगा। तो क्या होता है, जब वाटर कंटेंट हम बढ़ाते हैं, जब वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करते हैं, तो उस समय ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, और एक पॉइंट पे आके वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और सर उस पॉइंट के आगे अगर वाटर कंटेंट को और बढ़ा दिया जाए, तो अगेन द ड्राई डेंसिटी विल डिक्रीजेस, अगेन उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका क्या मीनिंग समझ में आया, कि जब अगर बात करें कि डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट की, तो it will be increases but reaches up to the maximum value and again it will decreases। reaches up to the maximum value, maximum value पे कब रीच करेगी सर, जब वाटर कंटेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब ओएमसी के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या लिख दें,
एक डेफिनेशन लिख दो। हो गया भाई नोट सभी का? जल्दी बताओ, सभी का नोट हो गया? ओके, तो यहाँ पे अब लिखिएगा क्या चीज, कि मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनेशन, ओएमसी की, ओएमसी की डेफिनेशन लिखिएगा। मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू दी, मॉइस्चर कंटेंट corresponding to the maximum dry density is known as optimum moisture content, optimum moisture कंटेंट। सर वो वाटर कंटेंट जिससे हमें क्या मिले, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो, उसी वाटर कंटेंट को हम क्या कह देते हैं, ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कह देते हैं। नोट करिएगा। हो गया नोट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं कॉम्पैक्शन मेथड्स पे। हो गया, अब आते हैं हम कॉम्पैक्शन मेथड्स पे। कॉम्पैक्शन मेथड, कि किन किन मेथड से हम कॉम्पैक्शन कर सकते हैं सॉइल मास का। पहला मेथड जिसे बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड, जिसे कहते हैं लैब मेथड, लैब मेथड। दूसरा मेथड अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं फील्ड मेथड, फील्ड मेथड। एक कौन सा, लेबोरेटरी मेथड और एक फील्ड मेथड। और अगर लैब मेथड की बात करें तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, लैब मेथड में चार मेथड आते हैं। कौन कौन से, वो अपने को मेन है उसको लिख देखना। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। सेकेंड वन इज द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। फोर्थ वन इज द इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट, टेस्ट। ये क्या है, ये चारों के चारों आपके लेबोरेटरी टेस्ट हैं। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। फील्ड मेथड, फील्ड मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। फील्ड मेथड में रैमर, रोलर, टेम्पर, न्यूमेटिक टाइप रोलर, शीप फुटेड रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, वाइब्रेटर्स, ये सब किसके अंदर आएगा आपका, ये सभी आपका किस फील्ड मेथड में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं लैब मेथड की। लेबोरेटरी, आप कॉलेज में, आपके कॉलेज में आपने देखा होगा, प्रॉक्टर टेस्ट करवाया होगा कि नहीं कराया आपको? प्रॉक्टर टेस्ट आपने किया होगा लैब के अंदर, नहीं किया? सॉइल की अगर लैब ली है तो प्रॉक्टर टेस्ट करवाया है सर, है ना? तो प्रॉक्टर टेस्ट किया होगा, तो वो किसका है, कॉम्पैक्शन का है। तो कौन कौन से हो गए, चारों नाम लिख लीजिए और डन करिए, नोट करके, नोट करके डन करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब क्लास होगी आपकी तब हम देखेंगे आगे का, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड गुड नाइट।